12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी कि इस खबर को न्यूज में देखने के बाद बॉलीवुड के लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए समझते हैं। ये वो मंदिर था जहां पर मशहूर टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार सुबह 10 बजे पूजा करने गए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि मंदिर के ठीक बगल में इसी धूप छाया अपार्टमेंट के ठीक सामने एक नाई की दुकान थी और उस दुकान पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भेजे 3 गैंगस्टर मौजूद थे। खैर, 15 मिनट बाद 10 बजे गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले और धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर साइड में खड़ी अपनी कार की तरफ जाने लगे। तभी तीनों शूटरों में से एक ने गुलशन कुमार के कान पर बंदूक रख दी और कहा कि बस बहुत हो गया, अब मरने के बाद पूजा करना। इसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटरों ने जो मौत का नंगा नाच मचाया उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अगले कुछ मिनटों में इन तीनों ने गुलशन कुमार पर 16 गोलियां चलाईं और पूरी दुनिया को सिर्फ एक सवाल से तोड़कर रख दिया। सवाल ये है कि डॉन दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार को क्यों मारा। आज आप गुलशन कुमार की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे इतर मेरी सबसे बड़ी कोशिश आपको ये एहसास कराना होगी कि टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के साथ हुई सारी घटनाओं के दौरान आप भी वहीं मौजूद थे। लेकिन हर बार की तरह आइए शुरुआत से शुरू करें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी बाबा के नए वीडियो में। बात दिल्ली में साल 1951 की है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में गुलशन कुमार अपने पिता की जूस की दुकान पर काम करके उनका हाथ बंटाने लगे थे। गुलशन कुमार बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। वो जानते थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है और जल्द से जल्द अपने परिवार का भरण पोषण करना है। इसलिए गुलशन कुमार ने 23 साल की उम्र में एक कैसेट की दुकान खोली जिसमें वो दूसरी कंपनियों के गाने बेचा करते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो अपने खुद के गाने बेचा करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस मेहनती शख्स ने उस कारोबार को इस स्तर तक फैलाया कि वो बिल्डिंग पूरे नोएडा की पहली कमर्शियल बिल्डिंग बन गई। आपको एक बात बताने की जरूरत नहीं है कि गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अम्बे के परम भक्त थे। इससे पहले कि हम गुलशन कुमार की हत्या के दिन के बारे में बात करें, आपको एक बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि गुलशन कुमार बहुत ही सुनहरे स्वभाव के व्यक्ति थे। वह हमेशा अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और संगीत निर्देशक नदीम श्रवण जैसे नए लोगों को अवसर देते थे। ये नदीम श्रवण की जोड़ी है। नदीम सैफी को ध्यान से देखें और अपने दिमाग में दर्ज करें। ऐसा कहा जाता है कि उसने गुलशन कुमार को मार डाला। हम देखेंगे कि कैसे गुलशन कुमार ने अपनी संस्कृति का बहुत पालन किया और विभिन्न मंदिरों में दान भी किया। उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में एक भंडारा भी शुरू किया जो आज भी उनके नाम पर होता है। गुलशन कुमार इतने नरम दिल थे कि वे पिंजरे में बंद पक्षी खरीद कर उड़ाते थे। अगर रास्ते में कोई जानवर मर जाता तो वे उसके शरीर को खुद दफना देते थे। यह पचाना आसान नहीं है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का भला किया उसे गैंगस्टरों ने मिलकर मार डाला। जरा एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि गुलशन कुमार की 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी से नदीम की हत्या का क्या कनेक्शन है। ये बेहद टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण है। टी सीरीज ने फिल्म आशिकी के गानों को कंपोज करने का मौका एक उभरती हुई जोड़ी को दिया था। ये थे नदीम श्रवण। इस फिल्म के गानों की 20 मिलियन कॉपी बिकी थीं और इस सफलता की वजह से टी सीरीज के लगभग सभी गानों में नदीम श्रवण का संगीत इस्तेमाल किया गया था। बेहद अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद नदीम ने गाना गाने का भी सोचा। नदीम एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन गाने की बात आने पर उनके पास पैसों की थोड़ी कमी थी। दरअसल गुलशन कुमार ने नदीम को न गाने की सलाह भी दी थी, लेकिन वो नहीं माने। दोस्ती के चलते गुलशन कुमार नदीम के कुछ गानों जैसे हाय अजनबी को प्रमोट करने के लिए राजी हो गए। 90 के दशक के मध्य तक टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि भारत में रिलीज होने वाले सभी गानों में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। इनमें से 65 गानों के राइट्स टी सीरीज के पास थे। अगर टी सीरीज उस वक्त किसी के भी एल्बम के राइट्स नहीं खरीदती तो उसके सफल होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती। नदीम इस बात से परेशान था कि गुलशन कुमार न तो उसे काम दे रहे थे और न ही उसके गानों को प्रमोट कर रहे थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को मारने की सोची। और चौंकाने वाली बात यह है कि नदीम ने गुलशन कुमार को मारने की सुपारी किसको दी थी? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। आप लोग ये बात ध्यान से सुनिए।
ये दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन है। इस धंधे में उसका पूरा साथ देने वाला उसका भाई अनीस इब्राहिम है। उसके अलावा ये दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ और बॉलीवुड का डॉन अबू सलीम है। मई 1997 में गुलशन कुमार को मारने के लिए दुबई के एक होटल में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद का दाहिना हाथ अबू सलीम गुलशन कुमार की मौत की तारीख तलाश रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और उन दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए। अबू सलेम ने कहा कि वो 25 लाख टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार को खत्म कर देगा। अबू सलेम को ये फायदे का सौदा लगा क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे को मारकर अंडरवर्ल्ड में और मशहूर होना चाहता था। अबू सलेम गुलशन कुमार की जिंदगी के आखिरी चैप्टर की प्लानिंग फ्लप प्रूफ बनाना चाहता था। इसके लिए उसने गुलशन कुमार के हर दिन की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। गुलशन कुमार कब खाते हैं, कब उठते हैं और यहाँ तक कि वो टॉयलेट कब जाते हैं। ध्यान रहे कि ये सब मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें एज इट इज किताब में लिखी हैं। किताब का नाम माय नेम इज अबू सलीम है। ये किताब उस वक्त के बहुत समझदार लोगों ने लिखी थी। मशहूर खोजी पत्रकार एस हुसैन जैदी ने लिखा था कि अबू सलेम ने 5 अगस्त 1997 को एक मनोरोगी की तरह गुलशन कुमार को पहली बार कॉल किया। चौंकाने वाली बात यह है कि उस कॉल में उसने 10 खोखा यानी 10 करोड़ की फिरौती मांगी और यह भी पूछा कि वह नदीम के गानों का प्रचार क्यों नहीं कर रहा है। आमतौर पर लोग इस तरह के ब्लैकमेल कॉल की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें पुलिस को बताने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गुलशन कुमार ने पुलिस को 10 करोड़ की फिरौती के बारे में नहीं बताया। 9 अगस्त को फिर से अबू सलेम ने कॉल किया और फिर से फिरौती मांगने पर गुलशन कुमार ने कहा कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं, क्योंकि गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से नहीं डरता। तो अबू सलेम के अहंकार को ठेस पहुंची और यह एक बड़ी समस्या बन गई। गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल का ठीक से विश्लेषण करने के बाद अबू सलेम ने वह मौका ढूंढा जब वह अपने काम को अंजाम दे सके, और उस मौके के बारे में बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये गुलशन कुमार का घर है जो लोखंडवाला, मुंबई में है। जटिलता महादेव मंदिर, जहां गुलशन कुमार हर दिन पूजा करने जाते थे, और ये कूपर अस्पताल उस मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर है जहां गुलशन कुमार को गोली लगने के बाद ले जाया गया था। अब जब आपने लोकेशंस को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझना और भी मजेदार हो जाएगा। हम जिस मौके की बात कर रहे थे वो था गुलशन कुमार काम पर जाने से पहले अंधेरी के इस जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मंदिर की लोकेशन और माहौल अबू सलीम के शूटरों के लिए उन्हें मारने के बाद भागने के लिए आसान लग रहा था। मैं तारीखों को लेकर भी आप लोगों के सामने अभी से स्पष्टता रखना चाहता हूं। गुलशन कुमार को पहला धमकी भरा कॉल 5 अगस्त 1997 को आया था। दूसरा धमकी भरा कॉल 9 अगस्त 1997 को आया और फाइनल हमला आज यानी 12 अगस्त 1997 को हुआ। गुलशन कुमार अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ मैरून रंग की जैकेट में मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं। उनकी कार सुबह 10 बजे जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और गुलशन कुमार कार से उतरकर मंदिर जाने लगते हैं। जैसे ही 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो उनका ड्राइवर रूपलाल हमेशा की तरह उनसे पूजा की थाली ले लेता है। गुलशन कुमार पर हमला होने से पहले गुलशन कुमार इस मंदिर में गए थे। इसके ठीक बगल में धूप छाया अपार्टमेंट है। इसके ठीक सामने ये कार खड़ी है। इसके बाद सड़क पार करके अपार्टमेंट के सामने देखिए, यहाँ ये नाई की दुकान है जिसमें तीनों शूटर बैठे हैं और गुलशन कुमार के मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इन तीनों में से ये है अब्दुल रूफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, ये है अब्दुल रशीद अनिल शर्मा। गुलशन कुमार अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। अब्दुल रूफ ने पीछे से उनके कान पर मुक्का मारा और कहा, बहुत हो गई इबादत, अब मरने के बाद करना। इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ समझ पाते एक गोली चल गई और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराकर गुलशन कुमार फांसी के एक सार्वजनिक शौचालय में छिपने के लिए भागे, लेकिन वहीं उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही अब्दुल रूफ ने उन पर 3 और गोलियां चला दी जो उनकी पीठ में लगीं।
तीन गोली लगने और बुरी तरह घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल रूफ भी अपने शिकार का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहा है। गुलशन कुमार दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीन गोली लगने के बाद भी गुलशन कुमार हाथ जोड़कर आसपास के घरों से मदद मांगते हैं, लेकिन लोग उन्हें देखते ही अपने गेट बंद कर लेते हैं। किसी फिल्म के सीन की तरह जिसमें अब्दुल रूफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा गुलशन कुमार पर 12 और गोलियां चलाते हैं। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद बनवाया था उसके ऊपर देवी माँ की तस्वीर थी। उन्होंने अपने घर का जीर्णोद्धार करवाया था और आज उनका ऐसा खौफनाक अंत हो रहा है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि जब ये कत्ल का सीन चल रहा था तब अबू सलेम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। अंत में अब्दुल रूफ ने पास में खड़ी एक टैक्सी से ड्राइवर को बाल पकड़कर बाहर निकाला। वो खुद टैक्सी में बैठ गए और तीनों शूटर वहां से वर्सोवा लिंक रोड की तरफ भाग गए। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की लेकिन गोलियां शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में लगी थीं और काफी प्रयासों के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले ही दिन गुलशन कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सबसे खास बात यह है कि बताया जाता है कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को अपने मुखबिर से इस हत्या की जानकारी पहले ही मिल गई थी, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही इस हत्या को रोका जा सका। तो क्या ये माना जा सकता है कि पुलिस को अंडरवर्ल्ड का भी डर था? खैर, भक्ति भजन भारत को इतने बड़े हिट देने वाले टी सीरीज नाम का साम्राज्य खड़ा करने वाले की हत्या उस वक्त पूरे भारत और बॉलीवुड के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद इन 6 हत्यारों का क्या हुआ? इनमें से अब्दुल रूफ को 2001 में कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। अगर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी की बात करें तो वो हत्या के तुरंत बाद ही देश छोड़कर भाग गया था। वो लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं लौटा। एक और खास बात यह है कि जिन 19 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था उनमें एक नाम टिप्स कंपनी के मालिक रमेश टौरानी का भी है। खबर है कि उसने टी सीरीज को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दी थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि गुलशन कुमार ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया और इसीलिए ये सब हुआ, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है। आखिर में इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ अबू सालेह पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ और वो अभी भी जेल में है। कई इंटरव्यू में नदीम सैफी ने अपनी तरफ से सफाई दी है और साफ कहा है कि गुलशन कुमार की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि मैं कभी भागा नहीं और न ही मैंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए मुझे इस तरह की सजा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब करें।